Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting class 10th Civics chapter 1 Power Sharing. So before we start the chapter, I just want to ask a question. Suppose अगर एक ही कंट्री में कोई एक पर्सन या एक ही ग्रुप सारे डिसीजंस लेगा तो क्या वो कंट्री को हम एक फेयर पॉलिटिकल सिस्टम मान सकते हैं? और इनडायरेक्टली कहे तो डायरेक्टली कहे तो डेमोक्रेसी कंसिडर कर सकते हैं? और क्यों इंडिया एंड बेल्जियम जैसी कंट्री जो हैं वो पावर शेयरिंग को फर्स्ट प्लेस पे रखती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग जो है वो वीकनेस नहीं है किसी भी कंट्री की, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री। ऑल राइट, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पावर शेयरिंग का मीन्स समझने की कोशिश करते हैं। तो पावर शेयरिंग का क्लियर यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसको पॉलिटिकल टर्म्स में कनेक्ट ना करें, सिर्फ पावर शेयरिंग के मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो इसमें क्लियरली पता चलता है कि पावर को शेयर करना इज पावर शेयरिंग। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल टर्म से जब ये कनेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट ब्रांचेस के रूप में हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट विद इन अ कंट्री। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में या ब्रांचेस के बीच में पावर शेयरिंग होना, इन पॉलिटिकल टर्म हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी में जो सारी पावर होती है वो किसी एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, बल्कि तीनों के पास होती है। उनकी अपनी जुरिडिक्शन या क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वो निर्णय ले सकते हैं, जहाँ पे उन्हें पावर दी गई है। ठीक है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सके और ऑपरेट कर सके, डेमोक्रेसी भी सही मायने में लागू हो सके कंट्री में। तो ऑब्वियसली पावर शेयरिंग क्रूशियल है टू मेंटेन स्टेबिलिटी, उस कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पावर शेयरिंग के ज़रिए क्या करने वाले हैं आप, डिसीज़न मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें उसके साथ मिल रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या उसके आइडियल्स के रियलाइजेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टेनिटी। ठीक है, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम्पल है वो श्रीलंका का एग्जाम्पल है। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 2 करोड़ है। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिन्हला या सिन्हली स्पीकर्स लोग रहते हैं जो कि सिन्हली भाषा बोलते हैं, और 74% तक यहाँ पे हैं, और उसके अलावा जो 18% हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो कुछ तमिल जो हैं श्रीलंका के हैं, जो कि माना जा रहा है कि 13% है, मतलब 18 में से 13% जो है वहाँ पे श्रीलंका के ही तमिल हैं, श्रीलंका के रहने वाले हैं, बट वो तमिल भाषा बोलते हैं। और बाकी के जो हैं वो इंडियन तमिल हैं, जो कि इंडिया से ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम पे एज ए स्लेव यहाँ से श्रीलंका गए थे। ठीक है, अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो बेसिकली श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट
नॉर्थ और ईस्ट पार्ट पे रहते हैं, मतलब उनका जो मेन प्रोमिनेंट है एरिया है वो ये है, ठीक है, जैसे कि इस मैप में भी दिखाया गया। वहाँ पे रिलीजन के नाम पे सिन्हला है, और ये सिन्हली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं। और तमिल में हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों तरीके के तमिल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा 7% क्रिश्चियंस भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि तमिल एंड सिन्हली दोनों हैं, ठीक है, मतलब दोनों भाषाएं बोलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, बट तमिल और सिन्हली। तो यहाँ से हमें क्लियरली दो चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग तो रहते हैं, उनके रिलीजन्स अलग है, बट दो मेन भाषा वहाँ पे है, एक तो सिन्हली है, तमिल स्पीकर्स हैं। अब इन दोनों के बीच का जो मेन इशू है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बेसिकली श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली, यानी कि जब इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली उसके एक साल बाद श्रीलंका यानी हमारी नेबरिंग कंट्री को भी आज़ादी मिली। अब इसके बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे क्या देखा जा सकता है कि डोमिनेंस ऑफ सिन्हला कम्युनिटी ओवर गवर्नमेंट। तो सिन्हली कम्युनिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे मेजॉरिटी में थे जो कि सिन्हली भाषा बोलते थे, तो वो सिन्हला कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट में इनका एक अलग ही डोमिनेंस था क्योंकि ये मेजॉरिटी में था, और तमिल्स वहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स थे। और वहाँ पे जो अब गवर्नमेंट चल रही थी वो मेजॉरिटेरियन मेजर्स पे ही चल रही थी, जिसमें कि उन्होंने क्या एक्ट बनाया कि जो सिन्हला है वो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, सिर्फ उसे ही उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ अपनाई, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर की पोजीशंस हो या कोई एडमिन में भी पोजीशंस हो, इवन गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब्स निकली हो, इन सब में किसे प्रेफरेंस देने की बात करी, वही मेजॉरिटी कम्युनिटी को, जो कि सिन्हला कम्युनिटी थी, ठीक है। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया आज़ादी के बाद, तो वहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाइड कर दिया कि स्टेट जो है अब बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसे ही प्रमोट करेगा। और ये बुद्धिज़्म किन का धर्म था, सिन्हला कम्युनिटीज़ का, हमने जस्ट अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। तो ये सब मिलाकर हमें पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पे सिन्हला सुप्रीमेसी को बना लिया था, ठीक है। अब जब वहाँ पे उन्होंने अपनी सिन्हला सुप्रीमेसी स्टैब्लिश कर ली, तो ऑब्वियस है जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उन्हें वहाँ पे फीलिंग ऑफ एलिनेशन होना ही था, और वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन कल्चर और उनकी लैंग्वेज को लेकर था, और वो उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन भी सह रहे थे। बट इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो तमिल्स को लगा कि नहीं, अब हमें स्ट्रगल करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। तो तब जाकर उन्होंने अपनी पार्टीज़ बनाई। अब उन्होंने पार्टीज़ बनाई और कहा कि तमिल भाषा भी एक भाषा है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो इसको रिकॉग्निशन दिया जाना चाहिए, इसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए। तो उनका जो डोमिनेंट एरिया था कौन सा था, नॉर्थ और ईस्ट, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट का एरिया उनका डोमिनेंट एरिया था। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, हम यहाँ पे अपने तरीके से डिसीजंस लेना चाहेंगे और डेवलपमेंट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलनी चाहिए।
चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ये मांग करनी शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बार बार इसे डिनाई कर दे रही थी। और जब बार बार उन्होंने डिनाई किया तो उसके बाद 1980s के टाइम पे तमिल्स ने सीधा सीधा एक अलग स्टेट की मांग करनी शुरू कर दी, जिसे कि उन्होंने क्या कहा, तमिल एल। इसका मतलब क्या है कि एक अलग स्टेट वो बनाना चाहते थे। अब इतनी सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया, ठीक है। जैसी कंडीशंस हम देखते हैं या पढ़ते हैं अपनी बुक्स में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिपेंडेंस के साथ हमें पार्टीशन का भी सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम पे जो हिंदूज पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे और जो मुस्लिम्स हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, तो उनके साथ वायलेंस हुआ था और बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था, ठीक है। अब सिविल वॉर क्या होता है, कंट्री के अंदर ही जब वॉर छिड़ जाती है, ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में हो सकती है, दो ग्रुप्स के बीच में हो सकती है, उससे ज़्यादा ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिन्हला कम्युनिटी जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और तमिल्स जो कि एक तरीके से माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सिविल वॉर की स्थिति हो गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ों से इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेटबैक, विच मीन्स कि ये इन सब चीज़ों में पिछड़ गए, चाहे वो सोशली हो, सोशल डेवलपमेंट में हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स आते हैं, हमारी एजुकेशन आती है, हमारे कल्चरल टर्म पे अपने कल्चर्स को कहाँ से फॉलो करते हैं, वो तो सिविल वॉर में इन्वॉल्व थे और उसके बाद दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे और इकोनॉमिकली ऑब्वियसली सिविल वॉर है, तो वो उसी में इतना बिजी हैं कि कहाँ से इकोनॉमी के बारे में वो सोचेंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती रही, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली जो है 2009 में ये एंड हुआ, ठीक है। तो वैसे जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ऐड नहीं किया गया है वो ये है कि जो तमिल भाषी लोग थे उन्होंने जो है अपना लिट्टे कहते हैं उसे, लिट्टे बना दिया था, जिसे कि LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, जिसमें हमने 1980s में पढ़ा ना कि इंडिपेंडेंट तमिल इल्म की मांग करने लगे थे, तो वही ग्रुप था वो लिट्टे, जिसके लीडर थे वेलुपलाई प्रभाकरन। जब 2009 में ये सिविल वॉर एंड होता है ना, तो इन्हीं लीडर को, जो प्रभाकरन है, उन्हें मार दिया जाता है, उसके बाद ही ये एंड होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे श्रीलंका जो है पावर शेयरिंग में फेल रहा, अपनी तमिल माइनॉरिटी के साथ उसने पावर शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गई। और आगे चलकर भी ये माना जाता है कि ठीक है कि शायद तमिल को जो है, शायद नहीं, एक्चुअली तमिल को वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया, बट स्टिल उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल राइट्स है, वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। तो इससे हमें क्या एक शिक्षा मिल रही है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं की जा रही है तो वो सिविल वॉर तक हो सकती है उसकी वजह से, और कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात आ जाती है, इक्वलिटी की बात आ जाती है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बेल्जियम का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे टू नो फर्दर। तो अब हम बात करते हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था या वहाँ पे जो पावर शेयरिंग को लेके एस्पेक्ट था वो श्रीलंका से टोटली डिफरेंट था। तो श्रीलंका में तो उन्होंने पावर शेयरिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ,
ठीक है। और फाइनली वो सोशो इकोनॉमिक टर्म में हम कहते हैं सेटबैक वहाँ पे हो गया, मतलब वो पिछड़ गए एक तरीके से। ठीक है, अब बेल्जियम के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में। ठीक है, इसके बॉर्डर जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अराउंड 1 करोड़ पीपल वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे एक है फ्लैमिश रीजन, जहाँ पे डच लैंग्वेज बोलने वाले 59% पॉपुलेशन रहती है। वहीं पे एक रीजन है वेलोनिया रीजन, जहाँ पे कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, जो कि 40% है। ठीक है, अब इसमें 1% जो है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कितनी कल्चरल डाइवर्सिटी है और लैंग्वेज के बेस पे भी कितनी डाइवर्सिटी उनके बीच में है। ठीक है, अब मेन चीज़ जो आती है वो है कैपिटल। वहाँ का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में 80% जो लोग रहते हैं वो फ्रेंच हैं। इसका मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस से कनेक्टेड है समवे। ठीक है, क्या पता वो भी पहले कभी वहाँ पे रहने आए हों। तो अब वो जो लैंग्वेज उन्हें आती है वो फ्रेंच है, तो वो फ्रेंच बोलते हैं। और 20% वहाँ के लोग जो है डच बोलते हैं। कहाँ पे? कैपिटल्स में, वहाँ की जो कैपिटल है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जो फ्रेंच लोग हैं वो रिच और पावरफुल है एज कंपेयर टू डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग पॉपुलेशन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 1950s एंड 60s के बीच में टेंशन अराइज हुई इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। ऑब्वियसली जहाँ पे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का सीन होगा, अगर कहीं पे उन्हें ये लगेगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे भी ऐसी टेंशन क्रिएट हो गई। अब क्या होता है, यहाँ से मेन चीज़ आती है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ के लीडर्स ने क्या रास्ता अपनाया इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने या यहाँ के लीडर्स ने एक डिफरेंट पाथ अपनाया, जो कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नहीं अपनाया था। उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि इस कंट्री में डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी डिफरेंट रीजन्स हैं, जिसमें हमने बात करी है कि फ्लेमिश रीजन्स में डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं एंड वेलोनिया में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज किया, माना कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। अब क्या हुआ, जब 1970 एंड 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, तो उस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने जो है एलिमेंट्स कुछ ऐड करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी को मतलब बेल्जियन एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल करके हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम अब बात करते हैं मेन कि उन्होंने क्या क्या उसमें अपनाया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरे देश के लिए निर्णय लेने वाली है, उसमें दोनों मिनिस्टर्स होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग भी होंगे एंड डच स्पीकिंग भी होंगे। ठीक है, दूसरा, पावर शेयरिंग रहेगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पावर शेयरिंग का मतलब ही हम इसे ऐसा कंसिडर करते हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट नहीं होगी, उसके अंडर रह के काम नहीं कर रही है वो, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। अब कैपिटल में तो अलग इशू था, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और डच भाषा बोलने वाले लोग कम थे। तो उन्होंने अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स में क्या करा, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे शासन करेंगे। ठीक है, दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा।
उसके बाद उन्होंने क्या करा, और ज़्यादा इशू ना हो इसे रिजॉल्व करने के लिए रीजनल लेवल पर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट बना दी वहाँ पे भी एक, जिसे कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा, जिसमें कि डच, फ्रेंच और जर्मन जो कि 1% थे, ये सारे मिलकर अब शासन करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, हर एक जो वहाँ पे कल्चर है या जो रीजनल डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखते हुए पावर शेयरिंग को इम्पोर्टेंस दी, उनके कल्चर, उनके एजुकेशन, उनके लैंग्वेज तीनों को इम्पोर्टेंट दी। और यहाँ पे उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के जो हम बात करते हैं उसको शो करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहाँ का शासन जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू श्रीलंका। ठीक है, तो उन्होंने ये ध्यान में रखा कि कहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, और इस बात का ध्यान रखा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और पावर शेयरिंग भी इक्वालिटी के बेस पे हो और कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होगा। ठीक, तो ये 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल होल हिज ट्यूटर।